हेलो बच्चों, आज हम पाठ 15 खाद्य संसाधनों में सुधार का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ये आपकी थर्ड वीडियो है। हम इसको भी क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फसल चक्र क्या है और इसको अपनाने के क्या लाभ हैं, क्या फ़ायदे हैं। फसल चक्र यानी कि फसलों को अदल बदल कर बोना। किसी खेत में क्रमवार मतलब एक के बाद दूसरी, पूर्व नियोजित, किसान पहले से प्लानिंग कर लेता है कि मैंने इसके बाद खेत में ये फसल बोनी है, ढंग से विभिन्न फसलों को उगाना फसल चक्र कहलाता है। या आप सीधे शब्दों में ये भी लिख सकते हैं कि खेत में फसलों को अदल बदल कर बोया जाता है, इसी को फसल चक्र कहते हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि मिट्टी की जो प्राकृतिक उपजाऊ शक्ति है वो बनी रहे। अब इसमें क्या किया जाता है, जो अनाज वाली फसलें हैं और जो लेग्यूम दालों वाली फसलें हैं उनको एक के बाद एक अदल बदल कर बोया जाता है। अनाज वाली फसलों ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो अनाज वाली फसलें हैं वो वृद्धि करने के लिए उनको अधिक मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए होती है, और जो लेग्यूम फसलें हैं वो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देती हैं। ठीक है, अब ऐसा कैसे संभव हो पाता है कि ये नाइट्रोजन, इनमें ऐसा क्या स्पेशल होता है कि ये नाइट्रोजन की मात्रा मिट्टी में बढ़ा देती हैं? इनकी जड़ों में ग्रंथियाँ होती हैं और उन ग्रंथियों में राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है, जो वायुमंडल की फ्री नाइट्रोजन, जो कि 78% आपको पता है, उसको नाइट्रेट में बदल देता है। अब ये नाइट्रेट का प्रयोग पौधे अपने अमीनो अम्ल और प्रोटीन बनाने में करते हैं। तो हम कहते हैं ना, दालों वाली फसलों दालें खानी चाहिए, उनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो उसका यही कारण है। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ जिससे आपको कैसे वो दिखाई देते हैं ये ग्रंथियाँ, वो क्लियर हो जाएगा। ये इस तरह की दिखाई देती हैं। ये किसी आपके लेग्यूमिनस पौधे की जड़ है और उस जड़ में इस तरह से गांठें गांठें दिखाई देती हैं। इनको ग्रंथियां या रूट नोड्यूल्स कहा जाता है। इनमें वो राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, तो कोई भी आप मटर, चना, किसी भी छोटे पौधे को अगर आप उखाड़ के देखेंगे तो आपको उसमें इस तरह की ग्रंथियां दिखाई देंगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है खरपतवार। खरपतवार क्या होते हैं, क्या क्या इनके उदाहरण हैं, ये पौधे को ये हमारी फसल को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं और इन्हें क्यों हटाना आवश्यक और कैसे हटाया जा सकता है। तो खरपतवार क्या होते हैं? हमारी फसल के साथ जो भी अनावश्यक पौधे उग जाते हैं वो सब खरपतवार कहलाते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, 1 मार्क में पूछे जाते हैं। गाजर घास, बथुआ, मोठा आदि ये हमारे खरपतवार हैं। अब खरपतवार को हटाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारी फसल के साथ मुकाबला करते हैं। किन चीज़ों के लिए मुकाबला करते हैं? पानी के लिए, जगह के लिए, जो आप फसल को अपने पोषक तत्व देते हो खाद के रूप में, उनके लिए, है ना, सूर्य के प्रकाश के लिए, इन सब चीज़ों के लिए फसल के साथ मुकाबला करते हैं। यानी कि जैसे आप ये लगा लो, आपने जो भी न्यूट्रिएंट, पानी, जितने अपनी जगह में फसल बोई, आपने बोई तो फसल थी, आपको वो न्यूट्रिएंट जो पोषक तत्व हैं आपने दिए तो फसल को, पानी आपने फसल को दिया, लेकिन उसका कुछ हिस्सा ये भी बांट रहे हैं, ये में मुकाबला कर रहे हैं। तो यानी कि ये फसल को अच्छे से उगने नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए इनको हटाना आवश्यक है, क्योंकि इनकी तो हमें ज़रूरत नहीं है, हमने तो फसल उगाई है, हमें तो उसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो इसीलिए इनको हटाना ज़रूरी है ताकि हमारी फसल अच्छी प्रकार से वृद्धि कर पाए, उग पाए। अब इसको हटाने की विधियाँ कौन सी हैं? सबसे पहली है काट कर, दूसरी है जड़ से उखाड़ देते हैं, या फिर खरपतवार नाशी छिड़क देते हैं, जो हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुँचाते लेकिन वो इन पौधों को ख़त्म कर देते हैं। फिर समर प्लोइंग से भी कुछ हद तक हम खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं, और कीट पीड़क जो हमारी फसलों में बीमारियां पैदा करते हैं उनको भी हम इस विधि से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा कीट पीड़क क्या होते हैं और ये हमारी फसल को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं। कि जो भी आपकी फसलों में बीमारियां पैदा करने वाले जीव हैं वो सब कीट पीड़क हैं। तो ये 3 मुख्य तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। जड़, तने या पत्तियों को काट देते हैं, फसल अच्छे से उग नहीं पाती, पौधा अच्छे से वृद्धि नहीं कर पाता। दूसरा, पौधे के अलग अलग भागों में जो भी कोशिकाएं होती हैं उनमें जो भी द्रव्य होता है उसको चूस लेते हैं, कोशिकीय रस को चूस लेते हैं, या फिर तने में और फलों में छेद कर देते हैं। आपने गन्ना चूसते हुए देखा होगा ना, उसमें कई बार रेड कलर का आता है ना, तो वो रेड कलर का वो एक डिजीज़ होती है जो एक फंजाई की वजह से होती है, फंगस की वजह से होती है। तो हमें ऐसे ही आप कई फलों में देखते हैं कि उनमें छोटे छोटे कीड़े चल रहे होते हैं, तो वो सब क्या होते हैं? कीट पीड़क बोलते हैं उनको। तो उनको जो है वो किस प्रकार आक्रमण करते हैं, वो इन 3 अलग अलग तरीके से आक्रमण करते हैं। उसके बाद जब आपने फसल हार्वेस्ट कर ली, आपने खेत में से फसल काट ली, है ना, हार्वेस्ट कर ली, उसके बाद आप उसका क्या करते हैं? भंडारण करते हैं। तो भंडारण के टाइम कौन कौन से कारक हैं जो आपकी
अनाज को, दालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं वो ये कारक हैं। जैविक कारक कीट, कवक, जीवाणु आदि, और अजैविक कारक होते हैं कि तापमान उपयुक्त ना हो और नमी की अधिकता हो, जितनी चाहिए उससे ज़्यादा हो नमी। तो ये कारक हैं जिससे हमारा भंडारण के समय अनाज खराब हो सकता है। अब इसके बचने के लिए हमें क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? सबसे पहले अनाज को अच्छे से सुखाना चाहिए, गीले को पैक करके भंडारण के लिए नहीं रखना चाहिए। फिर खुली धूप में सुखाना पहले तो, ताकि नमी कम हो जाए। उसके बाद उसको ठंडा करके, ठीक है, किसी आपको छाया वाली जगह में उसको सुखाना चाहिए, ताकि तापमान जो है आपका उसका थोड़ा कम हो जाए। ठंडा करके बोरियों में या टंकी वगैरह में उसको भर के रखते हैं। फिर भंडारण कहाँ करना चाहिए? नमी रहित जगह पे करना चाहिए। आप थोड़े से ज़्यादा मॉइस्चर होगी तो वो अनाज ख़राब हो जाएगा, उसमें फंगस लग जाएगी, कीड़े लग जाएंगे। और जहाँ पे भी कर रहे हैं वो ऐसी जगह होनी चाहिए, साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए, जहाँ पर आप बीच बीच में उसका निरीक्षण भी कर सकें, देख भी सकें कि वो ख़राब तो नहीं हुआ है। उसके बाद जो अनाज की टंकी है, ये आप अपने घरों में देखते होंगे, आपकी जो अनाज वगैरह है, दालें वगैरह है, उसको कीड़ों से बचाने के लिए नीम की सूखी पत्तियां डाल दी जाती हैं टंकी में अनाज के साथ ही, या हल्दी वगैरह का भी प्रयोग, हल्दी की गांठ का प्रयोग किया जाता है, ताकि आपके अनाज में, चावल में, दालों में, इनमें सब में कीड़े ना लगे, गेहूँ, चावल, जो भी दालें हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे पशुपालन। पशुपालन क्यों किया जाता है? क्योंकि पशुओं से भी हमें भोजन मिलता है, अलग अलग प्रकार का दूध मिलता है, जो है मुर्गी से अंडे मिलते हैं, मीट मिलता है, ऐसे ही मछली से भी मीट भी मिलता है, तेल भी मिलता है, बहुत सारे अन्य उत्पाद भी मिलते हैं। मधुमक्खी से शहद मिलता है, वैक्स मिलता है, ठीक है। तो इन सब को बोलते हैं मिलाकर पशुपालन। इसमें हम सबसे पहले हमारा कैटल फार्मिंग, ठीक है ना, मवेशी पालन, ये क्यों किया जाता है? गाय और भैंसें पाली जाती हैं, है ना, या फिर ड्राफ्ट पशु हैं, ऊँट वगैरह भी पाले जाते हैं। तो वो क्यों पाले जाते हैं? कुछ तो खेत में काम करने के लिए, बोझा ढोने वाले पशु बोला जाता है, उन्हें ड्राफ्ट पशु बोला जाता है। कुछ दूध के लिए पाले जाते हैं, जिन्हें दुधारू पशु बोला जाता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप ये सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में करेंगे और लर्न करेंगे।